जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको एनसीईआरटी का सार संग्रह करा रहा हूँ और इसमें मैंने पॉलिटी से क्लासेस को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लमसम आपके 8 से 10 क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। अगर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो आप इसे 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। इन तरीके से आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में एकल नागरिकता, जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, वह आपको प्रदान करता है। भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जबकि वही आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए की बात करें तो यूएसए में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया जाता है। यूएसए में दोहरी नागरिकता, भारत में सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया जाता है। आगे बात करते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान था। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, उसमें किन देशों से जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान था? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों से आए जो भी ये धर्म के लोग हैं, इनको भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान था। ऐसा क्यों? आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता है। बांग्लादेश आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है और अफगानिस्तान में भी जब से अफगानी सरकार आई है तब से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रावधान लाया गया है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर उसकी नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है, तो वो परित्याग कर दे खुद अपने तरफ से, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो अगर आप 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासीय भारतीय दिवस कितने समय तराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे यहां पढ़ लेते हैं, फिर इसके नीचे चलेंगे। 1 मिनट। अच्छा हाँ, अब देखते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 की बात करें और इसे विषय वस्तु की देखें तो अनुच्छेद 5 हमें क्या बताता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 हमें बताता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। और जो अनुच्छेद 7 है, ये हमें क्या बताता है? पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, ये सब संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद के बारे में आपको बताता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद जो 9 है, ये बताता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को नियमन करना। तो ये कुछ आपके नागरिकता के हिसाब से कुछ अनुच्छेद थे जो हमने पढ़े। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किसने संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये आपकी दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर कोई फॉरेनर NRI अगर भारत में
किसी बैंक में अगर अपने पैसे को जमा करता है तो उससे वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमने ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लिया है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कौन? कृषि भूमि को वो नहीं खरीद सकता। अगर भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर उसके पास कार्ड धारक है, भारत में वो कृषि भूमि को खरीद नहीं सकता है। अब कुछ तत्व हैं जिसको हम तुलना करते हैं और इस चीज़ों को हम समझते हैं। तो हम एनआरआई के बारे में पढ़ेंगे, पीआईओ, ओसीआई जो कार्ड धारक होते हैं उनकी हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले एनआरआई की बात करें तो एनआरआई होता है अप्रवासीय भारतीय, पीआईओ होता है भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई होता है विदेशी भारतीय नागरिक। तो चलिए तुलना करते हैं। अगर परिभाषा की बात करें, एनआरआई जो अप्रवासीय भारतीय होता है, तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारक, उसे हम एनआरआई कहते हैं। अगर भारतीय मूल के व्यक्ति की बात करें तो स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है और वर्तमान में अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है, तो उसे हम पीआईओ या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक की बात करें तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो तो उसे हम ओसीआई कहते हैं। अगर हम बात करें नागरिकता की अर्हता इस पे, तो जो अप्रवासी भारतीय होता है ये भारतीय नागरिक ही है। वो पीआईओ कौन होते हैं? भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और जो ओसीआई होते हैं ये संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था और इसका भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक, जैसे कोई अगर अंग है, वो अगर मान लीजिए जैसे इंडिया ने कोई अंग को, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई पीओके है, जैसे पीओके हमारा भाग है, तो अगर हम भविष्य में चल के पीओके को लेंगे, एसआई चीन को लेंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता स्वतंत्र मिल जाएगी। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं वो एनआरआई को मिलेंगे। कोई विशेष लाभ नहीं मिलता इसमें पीआईओ को। और जो ओसीआई होते हैं वह एक एफआरओ और एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट प्राप्त में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए रह सकते हैं। आगे देखें वीज़ा, तो यहाँ पे एनआरआई के लिए कोई वीज़ा नहीं है, पीआईओ के लिए हाँ, और जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं ओसीआई वाले। मताधिकार की बात करें तो एनआरआई वोट दे सकते हैं, पीआईओ वोट नहीं दे सकते और ओसीआई भी वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ हमने कंपैरिजन पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। तो प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ था? तो एल.एम. सिंघवी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चीज़ों को समझेंगे और इसको भी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास प्राप्त की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके प्रदान की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई नियमों कानूनों के प्राथमिकता प्रदान करता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है वह संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियम और कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगर केंद्र सरकार आपका संसद के द्वारा ही कोई कानून को प्रावधान बनाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का
मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के। तो याद रखिएगा, संविधान का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है वह मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार, समानता का अधिकार का विस्तार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के विस्तार को बताता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता समानता होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी के संबंधित है? तो राइट टू इक्वालिटी से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आपका अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 जो एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समगता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्यों के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो जो आपका समाजवाद है, इस शब्द को समगता के साथ रखकर सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किस में किया गया है? तो आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16 के तहत इसको रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अवसर की समानता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16A(1) और 16 क्लॉज 2। तो 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2 जो आर्टिकल है वह अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है और समान कार्य के लिए समान वेतन का अनुच्छेद 14 से 16, ये याद रखिएगा, ठीक है, समाजवाद शब्द में। अब हम संवैधानिक उपबंध के बारे में कुछ चीजों को समझेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। तो संवैधानिक उपबंध, सबसे पहले केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो एक एक करके चीज़ों को कंपेयर करके हम समझते हैं। अगर केवल भारतीय नागरिकों की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अगर विभेद का प्रतिषेध करें तो अनुच्छेद 15, और विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण यह अनुच्छेद 14 विदेशियों के लिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और अपराधियों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 बताता है विदेशियों के लिए। अगर हम बात करें भारतीयों के लिए तो वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 16 भारतीयों को देता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण अनुच्छेद 29 भारतीयों को देता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रोत्साहन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है जो भारतीयों को मिलता है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये भारतीयों के मूल अधिकार हैं जो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं जीवन का अधिकार, ये भी विदेशियों को मिलता है अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है विदेशियों को। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26 और 27, 28 में विदेशियों को, नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी का आपका उन्मूलन किया गया है। संविधान में जो आपका अनटचेबिलिटी परिभाषित नहीं है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि संविधान में जो अनटचेबिलिटी था ये आपका परिभाषित नहीं था, लेकिन अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता है, जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसको बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। ठीक है, उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 का संबंध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात रखी गई है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुसूची में अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए में आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस को रखा गया है। ऐसे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये भारत के संविधान में प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता कुछ अनुच्छेद में अंतर्गत है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, जिसे हम इकोनॉमिक इक्वालिटी कहते हैं, और समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी भारत के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई हैं जिसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए जरूरी है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उन 6 स्वतंत्रताओं को हम एक एक करके समझते हैं। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19A का क्लॉज ए, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार भी हमें किसमें मिलता है? अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1G में। भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1E। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के B क्लॉज में। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)C में आपको प्राप्त होता है। और भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1D में आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराधी की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरोध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो बताइए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद की तरह ये बोला गया कि अगर सपोज कोई अपराधी है तो स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 के क्लॉज C में ये बताया गया है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड और स्व अभिशमन से संरक्षण प्रदान करता है? जैसे अगर आपको दोहरे दंड ना दिया जाए, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 के क्लॉज C में आपका अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण देता है? तो क्लॉज अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपको विदेश यात्रा करने का संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के संरक्षण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म भी सम्मिलित है। तो जो अनुच्छेद 25 है इसमें आपका हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म ये सम्मिलित हैं। तो अगर आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन ये क्या है? हिंदू है।
कौन से अनुच्छेद 25 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण करने का प्रदान करता है। तो हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें जो अनुच्छेद 30 है, इसका जो क्लॉज 1 है, इसमें जो अल्पसंख्यक ग्रुप है वह अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और उन्हें संचालित भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार को प्रवर्तित किया गया है, तो मौलिक अधिकारों को। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कस्टोडियन कौन है, तो न्यायपालिका है, जुडिशरी है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जिसे हम कस्टोडियन कहते हैं ये कौन है, तो ये आपका जुडिशरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो ये आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ये है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसे हम पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सा रिट दायर किया जाता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रतिष्करण जिसे हम हैबिस कॉर्पस कहते हैं, हैबिस कॉर्पस बंदी प्रतिष्ठीकरण, ये आपका रिट जारी किया जाता है पर्सनल फ्रीडम के लिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय पर आधार प्राप्त हुआ है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी में जो हुआ था, इसके संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया था, तो 44वें संशोधन 1978। तो याद रखिएगा, संपत्ति के जो मौलिक अधिकार थे उसको संविधान संशोधन के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया था। कब? 44वें संशोधन में 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपका वैधानिक अधिकार है। 1978 से पहले जो आपका मौलिक अधिकारों में ये था, राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक विधि अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह एक विधि अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से हमें प्रदान किया गया है। आगे अगर हम बात करें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसे आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, 15 के क्लॉज 6 में और 16 के क्लॉज 6 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये उनका मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 300A में है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो आप फ्री एजुकेशन प्राप्त किया जाता है, ये एक मूल अधिकार है और ये अनुच्छेद 300A में ये चीज़ मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आगे अगर हम बात करें तो कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता,
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का जो अधिकार है वो आपका नेशनल इमरजेंसी जो अनुच्छेद आपका 352 है उसमें समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर जिसे उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जैसे बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में। 1976 में बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट आपका पारित किया गया था। आगे हम कुछ मूल अधिकार हैं और कुछ समानता का मूल अधिकार और उसके कुछ अनुच्छेद हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थान की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो धर्मावलंबियों हैं उनको धार्मिक संस्था का स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो आज की क्लास में हमने अनुच्छेद के बारे में पढ़ा और हमने फंडामेंटल राइट्स पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है और इसमें मैंने आपको सिटीजनशिप भी बता दिया कि नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली जो क्लासेस हो रही हैं उसका अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें PDF के लिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।